हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है जेएमएस कंपटीशन क्लासेस में। तो रोज की तरह आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 18 और 19 अक्टूबर का करंट अफेयर। रोज की तरह जो क्लास होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि क्लास आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर करिए। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा जो मोटिवेशन कोटेशन होने वाला है वो है कि एंड डोंट एंड आज का हमारा मोटिवेशन एंड कोटेशन है एंड आई नेवर ड्रीम्ड अबाउट सक्सेस। सफलता की कभी भी चिंता मत करो, ठीक है। एंड आई नेवर ड्रीम्ड अबाउट सक्सेस। तो एंड सफलता की कभी स्वप्न मत देखो, अपनी मेहनत क्या करते रहो, अपनी मेहनत करते रहो और सफलता एक दिन खुद आपके पास मिल जाएगी, ठीक है। सफलता आपको जरूर मिलेगी, अपने मेहनत पे विश्वास करो और सफलता की सपने मत देखो एंड खाली पुलाव सपने मत देखो, मेहनत करो एंड सफलता आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। इसी के साथ आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आपको पता होगा हाल ही में एक हमारा पूर्व का राज्य है जिसे हम लोग असम बोलते हैं। हाल ही में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है। आपको पता है कि हमारे संविधान का जो भाग 2 है वो किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 ये नागरिकता का प्रावधान हमारे संविधान में दिया गया है। एंड थोड़ा सा हम लोग देखते हैं तो जो संविधान का भाग कौन सा है? संविधान का जो भाग 2 है ये किसे बताता है? भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है। अगर बात करते हैं आर्टिकल की तो आर्टिकल 5 से 11 तक इस नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। कि भारत के जो नागरिक होंगे उन्हें नागरिकता कैसे दी जाएगी या फिर किस व्यक्ति कौन सा भारत का नागरिक होगा, ठीक है। क्योंकि भारत में बाहर से भी लोग आते हैं, भारत के भी कुछ लोग हैं और भारत से बहुत सारे देशों से, पड़ोसी देशों से भी लोग आए हुए हैं, ठीक है। तो इसी को लेकर हमारे संविधान का जो भाग 2 है ये क्या बताता है कि भारत के लोग कौन से लोग भारत के नागरिक होंगे। कौन सा भाग बताता है? भाग 2 बताता है, ठीक है। बात करते हैं आर्टिकल 5 से 11। तो इन आर्टिकल में लिखा गया है कि कैसे कैसे यदि आप नागरिक नहीं भी हो तो कैसे कैसे आप नागरिक बन सकते हो भारत के, ठीक है। और यदि आप कौन से काम करोगे तो आपकी नागरिकता कैसे चली जाएगी, क्योंकि आपको नागरिकता सरकार दे सकती है तो आपसे नागरिकता छीन भी सकती है, ठीक है। तो इन सारे आर्टिकल में इसका प्रावधान दिया गया है, ठीक है। और बात करते हैं कि सभी को नागरिकता दिए जाने के बाद भी भारत सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार इसको लेकर एक अधिनियम बनाती है। क्या बनाती है? एक अधिनियम बनाती है। और बात करते हैं किसकी सिफारिश पर बनाती है? तो अली फजल आयोग, ठीक है। एक आयोग बनाया जाता है, अली फजल आयोग बनाया जाता है। इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 1953 में होती है, ठीक है। अली फजल आयोग, ये आयोग कई बार एग्जाम में पूछा गया है और काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, नागरिकता से संबंधित सरकार को सुझाव देने के लिए बहुत सारे आयोग बनाए थे, लेकिन जिसमें से अली फजल आयोग का जो सुझाव है सरकार मान लेती है, ठीक है। सरकार इसको मान लेती है। इन्होंने जो भी सुझाव दिया कि हमें भारत के नागरिकों को कैसे नागरिकता देनी है, तो इनके सुझाव को भारत सरकार मान लेती है। इसमें अगर बात करते हैं कितने मेंबर शामिल थे, तो इसमें 3 मेंबर शामिल थे, ठीक है। एक तो एच.एन. कुंजरू थे। कौन थे? एच.एन. कुंजरू, इनका नाम एच.एन. कुंजरू था। एंड के.एम. पडिक्कर थे, ठीक है। कौन थे? के.एम. पडिक्कर थे। और कौन थे? एंड एम.सी. शीतलवाड़ थे। कौन थे? एम.सी. शीतलवाड़ खुद थे, एम.सी. शीतलवाड़ थे। तो ये 3 सदस्य इसमें शामिल थे। और बात करते हैं एक क्या थे? ये खुद इसके अध्यक्ष थे। अली फजल एक न्यायाधीश थे एंड ये इसके क्या थे? इस आयोग के अध्यक्ष कौन था? तो अली फजल था। इनके अध्यक्ष का नाम पूछा जाता है, ठीक है। तो इन्होंने जब सुझाव दिया तो भारत सरकार की जो संसद है, ठीक है, भारत की संसद क्या करती है? एक अधिनियम पारित कर देती है नागरिकता को लेकर, ठीक है। तो इनके आप लोग सदस्यों के नाम लिख लो। एच.एन. कुंजरू इनका नाम है, के.एम. पडिक्कर नाम है और एम.सी. शीतलवाड़ नाम है, ठीक है। ये इसके क्या थे? अली फजल आयोग के सदस्य थे। बात करते हैं अली फजल आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो जो अध्यक्ष यहाँ पर लिखा गया है अली फजल अली, यही क्या थे? इसके अध्यक्ष भी थे। और इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1953 में होती है, ठीक है। और ये जो सुझाव देते हैं, इनके सुझाव को हमारी भारत सरकार मान लेती है। और उसके बाद 1955 में, कब? 1955 में सरकार, हमारी भारत की जो संसद है, लाती है नागरिकता, ठीक है, क्या लाती है? नागरिकता
नागरिकता अधिनियम लाती, ठीक है, नागरिकता अधिनियम लाती है। और ये अधिनियम नागरिकता से संबंधित एक अधिनियम या एक्ट लाती है, ठीक है, क्या लाती है, एक एक्ट लाती है। और कब लाती है, 1955 में लाती है। और इसमें सारी चीजें बता दिया जाता है कि भारत के किस नागरिक को कैसे नागरिकता मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी, ठीक है। और अब तक, ठीक है, और इसी नागरिकता जो अधिनियम है, अब तक जो भी काम किए गए हैं, ठीक है, अब तक जो भी काम किए गए हैं, वो चाहे CAA हो या फिर जो CAA हो या फिर जो NRC वगैरह हो, ठीक है, NRC सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो या फिर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन हो, ये जितने भी काम या फिर जितने भी चेंजेस किए जा रहे हैं, अपडेट किए जा रहे हैं, वो सारे इस अधिनियम में किए जा रहे हैं, ठीक है। अब तक बात करते हैं तो अब तक कई बार इस अधिनियम में अब चेंज किया जा चुका है, ठीक है। जैसे 1986 में किया गया, कब किया गया, 1986 में किया गया, फिर 1992 में किया गया, फिर 2003 में किया गया, फिर 2005 में किया गया, ठीक है, और 2000 लेटेस्ट 15 में किया गया। इससे भी लेटेस्ट 2019 में क्या आता है, 2019 में किया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं, ठीक है। जिसमें क्या किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं, वो चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और उसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो अफगानिस्तान है, इसमें जो भी माइनॉरिटीज रहती है, 2014 से पहले आई हुई माइनॉरिटीज, इसमें मुस्लिम को छोड़कर, ठीक है, मुस्लिम को छोड़कर बुद्धिस्ट, जैन, ईसाई, पारसी जितने भी माइनॉरिटीज थे हमारे, इनको क्या कर दिया जाएगा, नागरिकता दे दिया जाएगा, ठीक है, इनको नागरिकता दे दिया जाएगा। लेकिन इन्होंने शर्त क्या रखा, 2014 से पहले आए हुए माइनॉरिटीज को, ठीक है, इसके बाद आए हुए नहीं। 2014 से पहले आए हुए माइनॉरिटीज जो भी है, वो चाहे बुद्धिस्ट हो, जैन हो, पारसी हो, सिख हो, ईसाई हो, ठीक है, इन धर्म से बिलोंग करने वाले सभी व्यक्तियों को क्या किया जाएगा, जो 2014 से पहले आए हैं, इन्हें नागरिकता दे दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें किसे नहीं शामिल किया गया था, मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया था, ठीक है, किसको शामिल नहीं किया गया था, मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया था। इसीलिए मुस्लिम कम्युनिटी जो है काफी गुस्सा होकर क्या करती है, काफी प्रोटेस्ट करती है कि इस बिल को लागू हम नहीं करने देंगे, ठीक है। लेकिन ये बिल क्या होता है, फाइनली पास हो जाता है 2019 में, लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से पास हो जाता है। और हमारे रामनाथ कोविंद जी क्या करते हैं, इसमें सिग्नेचर कर देते हैं और ये बिल लागू भी हो जाता है, ठीक है, 2020 में इसे लागू कर दिया जाता है। इसी तरह क्या होता है, ये तो हो गया नागरिकता से संबंधित जो भी अभी काम किए गए हैं। और NRC क्या है, NRC है नेशनल रजिस्टर एंड सिटीजन, ठीक है। हमारे भारत में बहुत सारे क्या होते हैं, पड़ोसी देशों से जो घुसपैठिए आ जाते हैं, ठीक है, इनको पहचानने के लिए NRC लाया गया। क्या लाया गया, NRC लाया गया। हालांकि अभी ये हमारे भारत में असम को छोड़ा है, ठीक है, ये केवल कहां पर लागू है, ये केवल अभी असम में ही लागू है, क्योंकि असम में सबसे ज्यादा घुसपैठी आते हैं, कहां से आते हैं, म्यांमार से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, सबसे ज्यादा घुसपैठी असम में आते हैं। तो अभी ये केवल कहां पर लागू है, असम में लागू है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, हमारे भारत के नागरिक का रजिस्टर कि कौन कौन हमारे भारत का नागरिक होगा, ठीक है। और लेकिन ये सारी चीजें हो गई नागरिकता से संबंधित, इसे आप नोट डाउन कर लो। इसके साथ हम चलते हैं क्वेश्चन पे, आप चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया कि नागरिकता अधिनियम की किस धारा, ठीक है, यहाँ पर किस धारा ऑलरेडी दिया गया है, 6A धारा को संवैधानिक वैधता को सर्वोच्च न्यायालय ने 4:1 के अनुपात में, ठीक है, देखो एंड यहाँ पर लिखा है 4 और यहाँ पर लिखा 1, ठीक है, 4:1 का अनुपात, मतलब ये जो फैसला आता है, कभी कभी जो भी संवैधानिक मामले होते हैं उसमें बेंच बैठाई जाती है, ठीक है, क्या बैठाई जाती है, बेंच। जो जजों की क्या होता है, जज जब एक समूह में बैठ के फैसला सुनाते हैं तो उसे बेंच बोला जाता है, ठीक है। उसमें अगर बहुत बड़ा संवैधानिक मामला है, ठीक है, संवैधानिक मामला है तो 5:1 की बेंच बैठाई जाती है। उससे छोटा मामला है तो 4:1, 3:1 ऐसे बेंच बैठाई जाती है। देखो ये बेंच बैठाई नहीं जाती है, बेसिकली उसमें जज शामिल रहते हैं। कुछ जजों का मत एक होता है, कुछ जजों का मत अलग होता है, ठीक है। जैसे इसमें एक जज ने क्या बोला है, एक जज ने बोला है कि जो ये 6A धारा है, इसमें आपको क्या दिया है, ये असंवैधानिक रूप से आपने क्या दिया है, असंवैधानिक करार दिया है। क्या दिया है, असंवैधानिक करार दिया है। इसका मतलब ये संविधान के अनुरूप नहीं है, ठीक है, असंवैधानिक करार दिया है, इसका मतलब ये संविधान के अनुरूप नहीं है। और जो 4 जज ने, ठीक है, 4 जज ने क्या किया है, 4 जज ने बोला है कि ये जो 6A धारा है ये क्या है, ये संवैधानिक है। अब बात करते हैं ये 6A धारा का क्या मामला है, ठीक है। तो देखो ये जो 6A धारा है नागरिकता से संबंधित, ये बेसिकली असम में, ठीक है, 1966 से 1971 के बीच में, ठीक है, 1966 से 1971 के बीच में आए हुए, ठीक है, 1966 से 1971 के बीच में जितने भी बांग्लादेशी, ठीक है,
जितने भी बांग्लादेशी असम में प्रवेश किए हैं, जितने भी बांग्लादेशी असम में प्रवेश किए हैं, वो चाहे गलत तरीके से प्रवेश किए हो या सही तरीके से, ठीक है, इन्हें क्या दिया जाएगा, इन्हें नागरिकता दे दिया जाएगा, इन्हें नागरिकता दे दिया जाएगा। और 1971 के बाद आए जितने भी बांग्लादेशी या घुसपैठी है, उन्हें क्या कर दिया जाएगा, उन्हें नागरिकता से बाहर कर दिया जाएगा और उन्हें देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। इन्हें हम लोग अप्रवासी भी कहते हैं, ठीक है, घुसपैठी भी कहते हैं। ये गलत तरीके से हमारे क्या करते हैं, राज्यों में एंटर कर जाते हैं, फिर वही क्या करते हैं, धीरे धीरे डिस्प्यूट पैदा करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस पैदा करते हैं, ठीक है, राज्य में कहीं यहाँ बम उड़ाते हैं, कहीं वहां पर विस्फोट करते हैं। तो इसलिए हमारी जो सरकार है वो थोड़ा एक्शन में है और क्या कर रही है, जितने भी घुसपैठी हैं इनको बाहर करने के लिए एक के बाद एक बिल ला रही है, ठीक है, नागरिकता से संबंधित। तो 6A धारा आपको समझ में आ गई होगी कि जो नागरिकता अधिनियम है, इसकी 6A धारा वो क्या बोलती है कि असम में आए हुए 1966 से 71 के बीच में जो अप्रवासी है, उन्हें क्या दिया जाएगा, उन्हें नागरिकता दे दिया जाएगा, उन्हें नागरिकता दे दिया जाएगा। और इसके बाद 1971 के बाद आए जो भी अप्रवासी है, उन्हें नागरिकता नहीं दिया जाएगा, ठीक है, जो भी रह रहे उन्हें बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। जो 4A का फैसला आया है, इसमें इसका मतलब ये है कि जो 4 जज थे उन्होंने इस धारा को संवैधानिक करार दिया, संवैधानिक करार दिया, और जो 1 जज थे उन्होंने इसे असंवैधानिक करार दिया। इसे क्या बोला जाता है, 4-1, 5-1, ठीक है, मतलब जो ज्यादा लोग रहते हैं वो संविधान के अनुरूप रहते हैं, ठीक है, संविधान की तरफ रहते हैं, जो 1-2 रहते हैं वो असंवैधानिक दे देते हैं। लेकिन फिर क्या किया जाता है, क्या फैसला रोक दिया जाएगा या फिर रद्द कर दिया जाता है फैसला, जिधर आपके CGI रहते हैं, ठीक है। देखो जिधर ज्यादा जज रहते हैं उधर ही CGI भी रहते हैं, तो इसमें चार जजों में CGI भी शामिल थे अपने। इस समय CGI कौन है, तो इसका राइट आंसर है, ये पूछा गया कि जो अप्रवासी है किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो ये जो काम किया गया है असम के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है, असम के लिए किया गया है, ठीक है, और अभी 1-2 दिन पहले किया गया है। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लो, असम, ठीक है। बात करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको CGI दिख रहे होंगे, इस समय हमारे CGI कौन बने हुए हैं, DY चंद्रचूड़ अभी है, ठीक है, लगभग 10-12 नवंबर को क्या होंगे, ये रिटायर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। और इनका स्थान कौन लेगा, संजीव खन्ना लेंगे, ठीक है, जो कि हमारे कौन से नंबर के CGI बनेंगे, 51वें नंबर के CGI बनेंगे। और ये किस नंबर के हैं, ये 50वें नंबर के हैं, ठीक है। इनके पिताजी का नाम था YV चंद्रचूड़, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहने वाले CGI थे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर न्यूज कटिंग भी आप लोग देख सकते हो कि एंड ये काम अभी गुरुवार को किया गया है, ठीक है। एंड और थोड़ा सा देखते हैं इसमें क्या किया गया है। तो देखो यहाँ पर 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 तक जो पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, वहां से जो आए हुए आपके अप्रवासी है, इन्हें क्या कर दिया जाएगा, नागरिकता दे दिया जाएगा। और जो 1971 के बाद आए हैं उन्हें क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो एक जो असंवैधानिक करार दिया है इस धारा को, उसका नाम था JB पारदीवाला, क्या नाम था, JB पारदीवाला ने इस धारा को असंवैधानिक दिया है। बाकी जो 4 लोग थे, DY चंद्रचूड़ थे, जस्टिस सूर्यकांत थे और इसमें जस्टिस AM सुंदरेश थे, ये सारे क्या बोला है, ये हमारे संवैधानिक धारा है, ठीक है, संवैधानिक रूप से कार्य किया गया है, ठीक है। इसी के साथ आपका जो पहला क्वेश्चन है समाप्त होता है। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हम लोग और डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि हमारी जो भारत सरकार है, ठीक है, हमारी जो भारत सरकार है, ये क्या करती है, जो हमारे राज्य हैं, ठीक है, यदि आप अपने राज्य में क्या करते हो, पानी की बढ़िया सुविधा करते हो, ठीक है, गांवों तक या पिछड़े इलाकों तक भी आप पानी पहुंचाते हो, ठीक है, आपके यहाँ का जो जमीनी स्तर का जल है, ठीक है, जिसे भूजल बोलते हो, उसका यदि लेवल अच्छा है और उसके बाद आप किसानों को भी पानी अच्छी तरीके से पहुंचा रहे हो, मतलब एक तरीके से पानी की सुविधा बढ़िया करने के लिए, ठीक है, अपने राज्यों में पानी की सुविधा सुव्यवस्थित तरीके से करने के लिए भारत सरकार क्या करती है, उस राज्यों को नेशनल वाटर अवार्ड देती है, ठीक है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार देती है, हर साल देती है, ठीक है। और देखो अभी कोरोना के कारण हर एक अवार्ड एक साल पीछे हो गया, ठीक है। तो इस बार जो दिया गया 2023 वाला है, ठीक है, 2024 में दिया गया है और 2024 वाला 2025 में दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कौन से नंबर का है, ये 5वें नंबर का है। 5वें नंबर का जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है, ये किसे दिया गया है, बताओ आप लोग बताओ, ये किसे दिया गया है। 5वां जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है, ये किसके द्वारा दिया गया है, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया है, ठीक है, कब दिया गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया है। बात करते हैं किसे दिया गया है, तो आपको पता होगा
और आपको पता होगा एक राज्य है जो कि चिल्का झील के किनारे बसा है, ठीक है, इसका नाम क्या है? ओडिशा नाम है। क्या नाम है? ओडिशा नाम है। और ओडिशा को क्या दिया गया है? वर्ष 2023 का, ठीक है, 2024 में 5वें राष्ट्रीय, आप लोग जल इसका क्या करो, क्रम याद रखो, ठीक है, ईयर मत याद रखो क्योंकि ईयर से कंफ्यूज हो जाओगे। आप लोग इसका क्रम याद रखो 5वें नंबर का, ठीक है। 5वें नंबर का जो जल पुरस्कार दिया गया है वो पहले नंबर पर ओडिशा को दिया गया है। ओडिशा हमारा जल के सुविधा के मामले में पहले स्थान पर है, ठीक है। दूसरे नंबर पे बात करें तो अपना उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश है। और तीसरे नंबर की बात करते हैं तो तीसरे नंबर पे है आपका गुजरात, ठीक है। क्या है? तीसरे नंबर पर है आपका गुजरात। तीसरे नंबर पर है आपका गुजरात, ठीक है, गुजरात और पुडुचेरी, इन दोनों को क्या संयुक्त रूप से दिया गया है? एक यूनियन टेरिटरी है, इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। लेकिन आपको क्या करना है? पहला, दूसरा और तीसरा याद करना है, ठीक है। उड़ीसा को पहले नंबर पर दिया गया है, उड़ीसा पहले स्थान पर है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, तीसरे नंबर पर गुजरात है, ठीक है। बात करते हैं चौथे वाले का। तो चौथा जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था मध्य प्रदेश को। किसे दिया गया था? मध्य प्रदेश को दिया गया था। बस इतना याद रखो, इसके बाद नहीं याद रखना है। उसके बाद राजस्थान एंड बिहार वगैरह थे, ठीक है, लेकिन केवल आप पहले नंबर वाला याद रखो, ठीक है। पहले नंबर वाला आप केवल याद रखो कि जो चौथा दिया गया था वो मध्य प्रदेश को दिया गया था, ठीक है। और बात करते हैं राष्ट्रीय जल दिवस की। तो राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय जो जल दिवस है ये कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को अंतरराष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है, सॉरी, राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। और बात करते हैं हमारे भारत सरकार की एक योजना है जिसका नाम है हर घर जल मिशन। क्या नाम है? हर घर जल मिशन है, जिसे स्टार्ट कब किया गया था? 2019 में किया गया था। जिसका लक्ष्य क्या था? जिसका लक्ष्य ये था कि जो आप गांव में पाइपें देखते हो ब्लैक कलर की, ठीक है, वो इसी योजना के तहत बिछाया जा रहा है। इसका लक्ष्य था कि 2024 तक सभी गांवों में पाइप बिछाना है ना। क्या था? पाइप बिछाना था या पानी पहुंचाना था? पानी पहुंचाना था, ठीक है। इसका लक्ष्य ये था कि 2019 में ये योजना स्टार्ट किया जाता था गई थी। और उसके बाद इस हर घर जल मिशन का लक्ष्य था कि 2024 तक जो भी दूर दराज, भारत के जितने भी दूर दराज गांव थे, हर एक गांव तक क्या करना? जल को पहुंचाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। लेकिन आप लोग जानते हो कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी योजना होती है वो केवल पैसा, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो क्या करते हैं? पैसा खा जाते हैं। लेकिन ये योजना ग्राउंड लेवल पर पहुंच नहीं पाती है, ठीक है। पहुंच पाता है तो केवल क्या पहुंच पाता है? डीबीटी के माध्यम से भेजा गया पैसा पहुंच पाता है, ठीक है, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जो पैसा सेंड किया जाता है वही पहुंच पाता है। बाकी जो योजना है वो ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच पाती है क्योंकि बीच के जो बिचौलिए होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ये पैसे क्या करते हैं? खा जाते हैं, ठीक है। एंड तो ये इस योजना के तहत सभी गांवों में पाइप तो बिछा दिया गया है, लेकिन वो इस तरीके से बिछाए हैं कि इससे बिछाने ना बिछाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एंड तो ये योजना सरकार के अनुसार पूरी हो चुकी है, ठीक है। इसका लक्ष्य इन्होंने प्राप्त कर लिया है, लेकिन अभी 50% से ज्यादा गांवों में पानी नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो आप लोग लिख लो कि ये जो योजना है इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है। तो ये जो अवार्ड दिया गया है उड़ीसा को दिया गया है, ठीक है। किसके द्वारा दिया गया है? हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया है। और बात करते हैं जो अभी हमने बताया कि तीसरा जो दिया गया है पुडुचेरी, जो कि हमारा एक यूटी है, और गुजरात हमारा एक तो कंप्लीट राज्य है, पूर्ण राज्य है। इन दोनों को तीसरे नंबर का संयुक्त रूप से दिया गया है, ठीक है। कहां पर दिया जाता है? नई दिल्ली में दिया जाता है, ठीक है, नई दिल्ली में दिया जाता है। और यहां पर दिख रहा होगा। एंड ये कौन है? ये उड़ीसा के जो सीएम है, नाम बताओ क्या नाम है इनका? क्या नाम है इनका? मोहन चरण मांझी नाम है। क्या नाम है? चरण मांझी जी इनका नाम है। और ये आप लोगों को हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम भी दिख रहे होंगे, योगी आदित्यनाथ, और यहाँ पर एंड आपको दिख रहे होंगे द्रौपदी मुर्मू जी थी, ठीक है। इसके साथ ही आप लोग बताओ, इसके साथ ही आप लोग थोड़ा सा बताओ कुछ अवार्ड को यहाँ पर हम रिवीजन करते हैं। हाल ही में दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया है? हाल ही में दादा साहेब जो फाल्के अवार्ड दिया गया है, दादा साहेब फाल्के जो अवार्ड दिया गया है 2024 में, ये किसे दिया गया है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड, दादा साहेब फाल्के जो अवार्ड दिया गया है ये किसे दिया गया है? और ये भी बताओ। एंड 70वें जो राष्ट्रीय फिल्म है, 70वें राष्ट्रीय फिल्म का अवार्ड, 70वें राष्ट्रीय फिल्म का जो पुरस्कार है ये किसे दिया गया है? 70वें राष्ट्रीय फिल्म का जो अवार्ड है ये किसे दिया गया है? ये भी आपको बताना है, ठीक है। ये एक मलयालम फिल्म है, क्या नाम है? अट्टम को दिया गया, ठीक है, अट्टम को दिया गया। ये एक मलयालम फिल्म है, ठीक है,
अट्टम को दिया गया है। और बात करते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड, तो हमने याद करवाया था किसे दिया गया है, मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया है, मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया है। और चलो आप लोग ये भी बताओ कि हाल ही में हमारे भारत से एक फिल्म नॉमिनेट हुई है, ठीक है, हमारे भारत से एक फिल्म नॉमिनेट हुई है ऑस्कर के लिए, ये हमारे भारत सरकार की ऑफिशियली तरफ से नॉमिनेट हुई है। इस फिल्म का नाम आपको बताना है, क्या नाम है, लापता लेडीज नाम है, ठीक है, क्या नाम है, लापता लेडीज नाम है इसका, ठीक है, किरण रॉय, किरण, ठीक है, इसकी क्या है, डायरेक्टर है, लेडीज, ठीक है। लापता लेडीज को भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियली नॉमिनेट किया गया है ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए, ठीक है। तो बात करते हैं एंड कुछ और अवार्ड की, तो आप लोग बताओ ब्रिटेन का नाइटहुड से हाल ही में किसी व्यक्ति को, हमारे भारत के किसी व्यक्ति को सम्मानित किया गया है, उस व्यक्ति का नाम क्या नाम है उसका, हाँ, एयरटेल के जो फाउंडर है उनका नाम क्या है, सुनील मित्तल, ठीक है, सुनील मित्तल को क्या किया गया है, ब्रिटेन के किंग चार्ल्स थर्ड के द्वारा, किंग चार्ल्स थर्ड के द्वारा, किंग चार्ल्स एंड थर्ड के द्वारा क्या किया गया है, थर्ड के द्वारा वहां के नाइटहुड से उपाधि से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए ठीक है, बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है ये है वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन, ठीक है। हाल ही में एक काम कर दिया गया है, लोग यहाँ पर प्लेनेट पे नहीं जा पा रहे हैं, ये कहां पर जा रहे हैं, ये सैटेलाइट पे जा रहे हैं, ठीक है, किसी ग्रह के उपग्रह पे जा रहे हैं, और वो भी आंतरिक ग्रह नहीं, वाय ग्रह के उपग्रह पे, ठीक है, वाय ग्रह के उपग्रह में, वाय ग्रह के उस पे आपको पता है कि वहां पर जाना कितना खतरेलू है, ठीक है, वहां पर जाना कितना खतरेलू है ये सभी लोग जानते हो, ठीक है, ये सभी लोग जानते हो। ये आपका है सन, और आपके जो इंटरनल प्लेनेट है, इसके बाद हमें मिलती है क्या चीज, ये आपका है इंटरनल प्लेनेट, ठीक है, एंड इसके बाद आपको मिलती है एस्टेरॉइड्स की बेल्ट, क्या मिलती है, क्षुद्र ग्रह की पेटियां मिलती हैं, ठीक है, क्षुद्र ग्रह की पेटियां मिलती हैं, जिसमें छोटे से लेकर बहुत बड़े बड़े आकार के पत्थर क्या कर रहे हैं, अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है वाय प्लेनेट, ठीक है, इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है वाय प्लेनेट, वाय प्लेनेट, और उसके बाद है आपका यहाँ पर क्या है, सैटर्न है, ठीक है, उसके बाद यूरेनस नेपच्यून है, ये आपका जुपिटर, ये आपका मार्स, ये आपका अर्थ, ये आपका वीनस, और ये आपका मरकरी, ठीक है। और हाल ही में एक जो क्लीपर मिशन भेजा गया, मिशन का नाम याद रखना, क्या नाम है, क्लीपर मिशन नाम है, और ये बोला जा रहा है किस ग्रह, ठीक है, नासा ने किस ग्रह के चंद्रमा पर, यहाँ चंद्रमा का मतलब क्या हो जाता है, उपग्रह, ठीक है, चंद्रमा का मतलब क्या हो जाता है, उपग्रह, हमारे उपग्रह पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है, चंद्रमा है, ठीक है, इसीलिए हम लोग किसी भी ग्रह के उपग्रह को चंद्रमा ही बोल देते हैं, ठीक है। तो हाल ही में नासा ने किसी ग्रह के उपग्रह पर क्या भेजा है, एंड एक मिशन भेज रहा है, एंड एक मिशन भेज रहा है जिसका नाम क्या है, क्लीपर मिशन नाम है, ठीक है, एंड क्लीपर, और यहाँ पर शायद उस उपग्रह का नाम भी दिया गया है यूरोपा, ठीक है, यूरोपा क्लीपर लॉन्च किया है, और आपको बताना है कि ये मिशन किस ग्रह का एंड किस ग्रह के उपग्रह पे भेजा गया है, ठीक है, अभी हमने बताया कि वो वाय ग्रह है, तो आपको पता है कि जो क्षुद्र ग्रह है, जो क्षुद्र ग्रह है, ये सारे आपके क्या है, क्षुद्र ग्रह के क्षुद्र जो आपके ये है क्षुद्र पेटियां, ठीक है, एस्टेरॉइड्स जो है, इसके अंदर जो भी है इन्हें हम लोग इनर प्लेनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनर प्लेनेट बोलते हैं, आंतरिक ग्रह बोलते हैं, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, एक्सो प्लेनेट बोलते हैं, वाय ग्रह बोलते हैं, ठीक है, जिसमें कौन कौन से आ जाते हैं, जिसमें आपका है बृहस्पति, एंड यहाँ पर आपका शनि, ठीक है, ये आपका अरुण एंड वरुण, ठीक है, अरुण एंड वरुण, ये क्या है आपके एक्सो प्लेनेट है, ये आपका बृहस्पति। और आपको पढ़ाया गया था कि सबसे ज्यादा जो सैटेलाइट्स है वो किस प्लेनेट के पास है, सबसे ज्यादा जो सैटेलाइट्स हैं वो बृहस्पति के पास नहीं, शनि के पास है, ठीक है, 145 सैटेलाइट्स के साथ हमारे सौरमंडल में सबसे ज्यादा जो उपग्रह है वो शनि के पास है। बात करते हैं, यहाँ पर मैं 95 लिखा हूं, क्या लिखा हूं, 95 लिखा हूं। दूसरे नंबर पे है आपका बृहस्पति, कौन है, बृहस्पति है, बृहस्पति के पास टोटल अभी नासा ने कुछ समय पहले बताया कि बृहस्पति के पास 82 थे, ठीक, जिसमें से 12-13 और खोजे गए। अब हम इसके पास टोटल कितने उपग्रह हैं, 95 हो गए हैं, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा उपग्रह रखने वाला ग्रह कौन है, बृहस्पति है, ठीक है। और बृहस्पति की बात करते हैं तो इसके जो कुछ प्रमुख उपग्रह हैं, जिसका नाम है गैनीमेड, क्या नाम है, गैनीमेड नाम है, कैलिस्टो नाम है, ठीक है, कैलिस्टो नाम है, कैलिस्टो नाम है, और एक यहाँ पर आप लोग नाम देख ही रहे होंगे, इसका नाम यूरोपा है, क्या नाम है, यूरोपा नाम है, ठीक है। ये जो उपग्रह है यहाँ का टेम्परेचर लगभग -200 डिग्री सेल्सियस से, माइनस में बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ का जो टेम्परेचर है -200 डिग्री सेल्सियस से भी कम है, ठीक है। और इसलिए नासा का मानना है कि इसके, ठीक है, इसके सतह पर काफी बड़ी मात्रा में बर्फ जमी है, ठीक है,
काफी अधिक मात्रा में बर्फ जमी है, जिसके कारण यहाँ पर पानी बड़े बड़े महासागर होने की संभावना है। अगर यहाँ पर पानी होगा तो जीवन भी आसानी से संभव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर पानी होगा तो जीवन की भी संभावना है। ठीक है, तो जीवन की भी संभावना है, इसीलिए नासा क्या कर रहा है, इस पर मिशन भेज रहा है। और इस मिशन का इन्होंने नाम ही रखा है यूरोपा क्लिपर। क्या रखा है, यूरोपा क्लिपर रखा है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसका मुख्य उद्देश्य है बृहस्पति के उपग्रह पर यूरोपा पर जाना और वहां पर पानी या महासागर की खोज करना। ठीक है, जिसके कारण वहां पर ये खोजा जा सके कि यहाँ पर जीवन संभव है या नहीं है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें पता होगा, ये सब हमारे सौरमंडल के अंदर है। कहां पर है, सौरमंडल के अंदर है, सारे जो प्लैनेट्स हैं ये सब सौरमंडल के अंदर है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बृहस्पति। क्या हो जाएगा, बृहस्पति। बृहस्पति की अगर बात करते हैं तो इसे पीला ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीला ग्रह बोलते हैं। और ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, कैसा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, चलिए ठीक है, इसके साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट या अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये जो मिशन भेजा गया बृहस्पति के यूरोप पर, यहाँ की बर्फीली सतह और उसके नीचे मौजूद जो उप सतह पर महासागर है, इनका अध्ययन करने के लिए ये मिशन भेजा जा रहा है। ठीक है, अभी यहाँ इसरो चंद्रमा पे जा रहा है। ठीक है, ये लोग अदर प्लैनेट के उस पर जा रहे हैं, जो कि काफी टफ है। ठीक है, इनर प्लैनेट पे जाना तो आसान है, लेकिन एक्सो प्लैनेट पे जाना काफी टफ है, क्योंकि हमें वहां पर जाने से पहले एक बहुत बड़ी क्षुद्र ग्रह की पेटियों से टकराना पड़ता है। और आपके पास टेक्नोलॉजी है तभी आप उससे बचा सकते हो, नहीं तो अगर एक भी पत्थर आपके सैटेलाइट से टकरा जाएगा तो आपका लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, और ये जो मिशन भेजा जा रहा है, सोचो किससे भेजा जा रहा है। ठीक है, नासा जो ये मिशन भेज रहा है किसके द्वारा भेज रहा है, फाल्कन नामक रॉकेट से। ठीक है, आपको पता है जो फाल्कन रॉकेट है ये किसका है, फाल्कन नामक जो रॉकेट है ये स्पेस एक्स का है। ठीक है, जो कि एक रीयूजेबल रॉकेट है, स्पेस एक्स का है। क्यों, आप लोग बताओ, रीजन बताओ कि जो नासा है अपना रॉकेट क्यों नहीं यूज करता। ठीक है, अपना रॉकेट क्यों नहीं यूज करता, प्राइवेट कंपनी को क्यों चुनता है, फाल्कन 9 को क्यों चुनता है, कोई रीजन बताएगा। हाँ, ये क्या करते हैं, इनके पास है रीयूजेबल रॉकेट। क्या है, रीयूजेबल रॉकेट है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, दुनिया में सबसे सस्ता क्या करते हैं, मिशन को भेजते हैं। ठीक है, कोई 1 लाख करोड़ लेगा तो ये 10,000 करोड़ में ये क्या करेंगे, उस मिशन को भेज देंगे, क्योंकि इन्हें क्या करना पड़ता है, इन्हें केवल फ्यूल भरना पड़ता है बस। ये रहा आपका बूस्टर। ठीक है, इसके ऊपर आप कोई भी मिशन ला दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या करते हैं, केवल इसमें फ्यूल भरते हैं, बाकी ये बूस्टर इनका वापस चला आता है। ठीक है, ये मिशन भेजते हैं, वहां से इनका बूस्टर जहां से भेजेंगे वहां से ये वापस चलाता है और फिर फ्यूल भरेंगे, फिर भेज सकते हैं अगले का मिशन। तो इनका केवल जो पैसा लगता है केवल फ्यूल का लगता है। ठीक है, इसका लगता है, फ्यूल का लगता है। लेकिन जो अदर स्पेस एजेंसियां हैं, जैसे हमारी इसरो है या फिर रॉसकॉस्मोस है, इन सब के पास अभी रीयूजेबल रॉकेट नहीं है। तो ये लोग मिशन जब भेजते हैं ना, तो ये पूरा बूस्टर सहित, ठीक है, ये जो बूस्टर है ये पूरा चला जाता है ऐसे, और अंतरिक्ष में क्या करता है, उड़ जाता है, नीचे पृथ्वी पे नहीं आता, जिसके कारण इन्हें बूस्टर का भी पैसा खर्च हो जाता है। ठीक है, जो कि काफी क्या होता है, महंगा होता है। ठीक है, जो कि काफी क्या होता है, महंगा होता है। इसीलिए इसका क्या, इसीलिए सभी लोग क्या करते हैं, स्पेस एक्स की तरफ क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हालांकि चाइना वगैरह भी परीक्षण कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने, लेकिन उन लोगों की न्यूज बाहर नहीं आती है। ठीक है, उन लोगों की न्यूज बाहर नहीं आती है। और ये रहा आपका एंड प्लेनेट। ठीक है, एंड यूरोपा क्लिपर मिशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर मैंने इसका फोटो भी लगाया, लेकिन दिख नहीं रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और जो अगला क्वेश्चन है ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, यहाँ पर एक वर्ड दिख रहा होगा VLF। क्या दिख रहा होगा, VLF, जिसका मतलब क्या होता है। और यहाँ पर एक शब्द और दिख रहा होगा, रडार। क्या दिख रहा है, रडार। ठीक है, रडार दिख रहा होगा। यहाँ पर एक शब्द दिख रहा होगा, रडार, जिसका मतलब क्या होता है, रडार। ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें रेडियो वेव का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, रेडियो वेव का प्रयोग किया जाता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी काफी कम होती है। ठीक है, रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखो, एंड कोई भी जो देश होता है, ठीक है, कोई भी देश होता है, उसके पास अगर ये रडार सिस्टम नहीं है तो कोई भी देश आएगा आपके देश के ऊपर हमला करके चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो रडार आप लोगों ने देखा होगा, ट्रक वगैरह पे कुछ इस तरीके लदे रहते हैं। ठीक है, एंड कुछ इस तरीके के लदे रहते हैं, और उसमें क्या रहा है, उसमें ऐसे करके कुछ नाश्ता रहता है। ठीक है, ऐसे चारों तरफ नाश्ता रहता है, और उससे क्या निकाली जाती है, रेडियो वेव निकाली जाती है। ठीक है, क्या निकाली जाती है, और ये सारे ट्रक पे लदे रहते हैं। ठीक है, मतलब किसी पर भी आप कहीं पर भी इसे आप स्थापित कर सकते हो। तो देखो, हाल में भारत का दूसरा VLF रडार स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। किस राज्य में रखी गई है और किसने रखा है, तो आपको पता है, हमारे जो रक्षा मंत्री है
रक्षा मंत्री हैं, ये कौन है इस समय के? राजनाथ सिंह है। कौन है? राजनाथ सिंह है। राजनाथ सिंह है। इन्होंने ये आधारशिला रखी है तेलंगाना में। कहां पर रखी है? तेलंगाना में रखी है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसे स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य है कि हमारी जो पनडुब्बियां हैं या फिर हमारे जो नेवल शिप है, इनको क्या करना? इनको कोऑर्डिनेशन करना। ठीक है, इनको क्या करना? अच्छे से कोऑर्डिनेशन करना कि कहां पर चल रहे हैं, कहां से नहीं, अच्छे से क्या करना? कनेक्ट करना, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है। लिख लो, यहां पर एक वर्ड आया है जिसका मतलब है वेरी लो फ्रीक्वेंसी। क्या मतलब है? वेरी लो फ्रीक्वेंसी, इसका क्या है मतलब है? लिख लो। एंड यहाँ पर एक शब्द आया है रडार। रडार का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। ठीक है, रडार का कभी कभी क्या होता है? फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो लिख लो, इसका फुल फॉर्म है रेडियो आरए का मतलब, दोनों का मतलब होता है रेडियो एंड डिटेक्टिंग, इसका मतलब होता है एंड रेंजिंग। ठीक है, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है जो भी रेंज में आप कोई भी व्हीकल, कोई भी इक्विपमेंट जाता है तो आप उसे क्या करते हो? पकड़ते हो। किसके माध्यम से? रडार के माध्यम से। ठीक है, आपके भी यहीं से अगर रडार लगा लो तो कोई भी व्हीकल, ड्रोन हो या एरोप्लेन हो, कुछ भी जाएगा तो अगर आपके यहाँ आपके पास रडार काम, आपने रडार लगाया है तो उसमें सारी चीज दिखेंगी कि कौन सा क्या क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है। ठीक है, बहुत बड़ा इक्विपमेंट है, बहुत बड़ा प्लेन है तो उसमें थोड़ा बड़ा साइज दिखाई पड़ेगा, बहुत छोटा है तो छोटा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, हम ये कैसे काम करता है थोड़ा सा समझ लेते हैं, कैसे काम करता है। तो देखो, ये रहा रडार आपका। ठीक है, ये रहा रडार। ये क्या करते हैं? ये इसमें से रडार निकलता है, इसमें रेडियो वेव निकाली जाती है, और कोई भी यहाँ पर प्लेन वगैरह कुछ जाता रहता है तो इससे ये टकराती है, उसके बाद फिर रिटर्न आती है। ठीक है, ये वेव फिर रिटर्न आती है, और जब आती है तो इसमें जब आती है तो पता लग जाता है कि कोई चीज क्या जा रहा है, और रिटर्न नहीं आती है, इसका मतलब पूरा आसमान साफ है। ठीक है, कुछ नहीं जा रहा है। तो इसी के माध्यम से क्या करते हैं सारे देश, जितने भी आप लोगों एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं, सब इसी बेस पे काम करते हैं। ठीक है, जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं सब इसी के बेस पे काम करते हैं, रेडियो के बेस पे। ठीक है, और जैसे आयरन डोम वगैरह हो गया, S-400 हो गया। ठीक है, इसके आधारशिला कौन रखा है? राजनाथ सिंह ने रखा है। अगर बात करते हैं जिले का नाम क्या है, तो तेलंगाना का एक जिला जिसका नाम विकाराबाद। ठीक है, विकाराबाद वहीं पर रखा गया है, ये वहीं पर बनाया गया। ठीक है, बाकी उद्देश्य वगैरह सब हमने बता दिया कि पनडुब्बी हो गया और जो आपकी नेवल शिप होती है, ठीक है, इनके संचार के लिए, इनको डिटेक्ट करने के लिए ये स्थापित किया गया है। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। और जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है एक दिवस का क्वेश्चन। ठीक है, आपको पता है विश्व में एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे 2019 का क्या मिला था? एंड वर्ल्ड पीस नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, FAO एक विश्व की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि विश्व की शांति का पुरस्कार भी जीत चुकी है, जिसका मतलब क्या होता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या करती है विश्व में कहीं पर अगर भूखमरी है ना, विश्व में कहीं पर अगर भूखमरी या फिर कोई भी भूख से अगर मर रहा होता है तो उस देश में क्या करती है? खाना पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, एंड फूड पहुंचाने का कार्य करती है। और इसी के द्वारा क्या किया जाता है? इसी के द्वारा एंड 16 अक्टूबर को पूरे विश्व भर में क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं इसकी, तो इसकी स्थापना आपको पता है, इसकी स्थापना 1945 में होती है। कब होती है? 1945 में होती है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? रोम इटली में है, रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, एंड इसका फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर कुछ और, तो यहाँ पर मैंने कुछ और लिखा है 24 अक्टूबर, 9 अक्टूबर और 11 अक्टूबर। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी हमने आपको पढ़ाया था, एंड ये सारी चीजें हमने आपको पढ़ाया था। तो आपको देखो, एंड 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है। किसकी होती है? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है। तो इस दिन मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं 9 अक्टूबर को, तो 9 अक्टूबर को बताया गया था विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बात करते हैं 11 अक्टूबर को, तो आप लोग बताओ 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? हाँ, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय
अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस की, तो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये रहे अक्टूबर के महत्वपूर्ण दिवस। ठीक है, आप लोग इसे क्या करो, नोट डाउन कर लो। और ये जो मनाया गया जा रहा है विश्व खाद्य दिवस, ये मनाया जा रहा है 1979 से। ठीक है, और यह 1945 में क्या किया गया था, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना जब किया गया था, तो वही क्या करता है, इसको मनाता है। ठीक है, बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए खाद्य पदार्थों का अधिकार। ठीक है, ये पूरे विश्व के सभी व्यक्ति को ये अधिकार है, खाने का अधिकार है, जीने का अधिकार है। ठीक है, और आप लोग ये बताओ पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? पोषण सप्ताह, पोषण सप्ताह, हाँ, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जाता है पोषण पखवाड़ा, पोषण सप्ताह। ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य है न्यूट्रिशन या पोषण के प्रति जागरूकता पैदा करना, फैलाना। ठीक है, पोषण के प्रति जागरूकता फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और जो अगला क्वेश्चन है ये भी हमारे इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और आपको पता है कि हमारा जो पेपर का जो बनने का मुख्य फोकस होता है वो इन्वायरमेंट होता है। क्या होता है? इन्वायरमेंट को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हुए देखो, इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बना है? तितली विविधता का मतलब होता है जहां पर किसी भी चीज की संख्या ज्यादा हो जाती है। ठीक है, विविधता जिसमें बहुत प्रकार की तितलियां। ठीक है, विविधता का मतलब क्या होता है? डायवर्सिटी। विविधता का मतलब होता है डायवर्सिटी, और जहां कहीं पर भी संख्या अधिक हो जाती है किसी भी जीव की, उसे विविधता बोला जाता है। ठीक है, कोई एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, कोई एक राष्ट्रीय उद्यान है, इस राष्ट्रीय उद्यान में तितली की संख्या बहुत बढ़ गई है। ठीक है, तितलियों की संख्या बहुत बढ़ गई है, और ये भारत का दूसरा बना है, आपको बताना है। ठीक है, और ये एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर एक सींग का गैंडा भी पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। ये भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, और जहां पर क्या पाया जाता है? एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क नाम है। और बात करते हैं ये कहां पर है, तो ये आपका अभी आपने पहले क्वेश्चन में पढ़ा, असम। ठीक है, असम में स्थित है, और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ठीक है, बात करते हैं इसके अन्य राष्ट्रीय उद्यान की, तो लिख लेना मानस। यहाँ पर और राष्ट्रीय उद्यान है, मानस है, ओरंग है। ठीक है, कौन है? मानस है, ओरंग है, देहिंग पटकई है, देहिंग पटकई, ये यहाँ का सबसे नवीनतम है। ये यहाँ का क्या सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है? देहिंग पटकई। ठीक है, मानस, ओरंग, देहिंग पटकई, काजीरंगा। ठीक है, ये यहाँ के क्या मुख्य राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और बात करते हैं यहाँ पर और लिखा है सतपुड़ा, तो सतपुड़ा रेंज आपको पता ही है कहां पर है। ठीक है, सतपुड़ा रेंज हो गया, कान्हा हो गया, पेंच हो गया, ये सब कहां पर है? ये सब है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहां पर है? एमपी है। यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान और है, तडोबा, लिख लेना, ये महाराष्ट्र का है। कहां का है? महाराष्ट्र में स्थित है तडोबा राष्ट्रीय उद्यान। बाकी कान्हा हो जाता है, पेंच हो जाता है, सतपुड़ा हो जाता है, ये सब आपके कहां के हैं? मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। चलो ठीक है, इसके साथ आप लोग एक क्वेश्चन को बताओ। एंड एक संस्था है वाजा। ठीक है, वाजा संस्था है, एंड वाजा एक संस्था है, एंड इसने क्या किया हाल ही में? वाजा एक संस्था है जिसने हाल ही में भारत के किसी चिड़ियाघर को क्या कर दिया है? इसकी सदस्यता रद्द कर दिया। ठीक है, भारत के किसी चिड़ियाघर की सदस्यता रद्द कर दिया गया है। आपको नाम बताना वो किस राज्य का या किस यूटी का चिड़ियाघर है। ठीक है, भारत के सदस्यता रद्द कर दिया। ठीक है, सदस्यता रद्द कर दिया है। हाँ, तो ये दिल्ली का चिड़ियाघर था। ठीक है, कहाँ का था? दिल्ली का चिड़ियाघर था, और इन्होंने क्या किया था? एक हाथी के पैर को जंजीर से बांधा था, और जंजीर से बांधे बांधे उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण इस चिड़ियाघर की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए रद्द कर दी जाती है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग याद रखना, और इस क्वेश्चन को भी आप याद रखो। ठीक है, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था।
एंड ठीक है, ये सारी चीजें लिखी गई है जो भी हमने बताया। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान में 446 से अधिक तितली की प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, विविधता का मतलब क्या होता है? विविधता का मतलब होता है एक ही जीव जब अलग अलग एंड अलग अलग इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं। ठीक है, किसी का कलर अलग होगा, किसी की डिजाइन अलग होगी। ठीक है, तो उसे विविधता बोला जाता है, डाइवर्सिटी बोला जाता है। ठीक है, तो ये कहां पर है पाई गई है? अभी हाल ही में एंड काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाई है। ठीक है, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसके साथ ही हम लोग आज क्लास को समाप्त करते हैं और बाकी का जो करंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।